दोस्तों, पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी आपको ऐसी कई किताबें मिल जाएंगी जो बताती हैं कि कौन सा स्टॉक बढ़िया है, एक मजबूत कंपनी कैसे चुनें, कैसे निवेश करें, कहाँ निवेश करें। मगर ऐसी कम ही गिनी चुनी किताबें हैं जो आपको पर्सनल फाइनेंस सिखाती हैं। ये क्यों ज़रूरी हैं और ये बात साइकोलॉजी ऑफ मनी से बेहतर किसी किताब में आपको नहीं मिलेगा। मॉर्गन हाउसल जो इस किताब के ऑथर हैं, एक्चुअली अवार्ड विनिंग ऑथर हैं, उन्होंने अपनी इस किताब साइकोलॉजी ऑफ मनी में रुपए पैसे के पीछे छुपी हुई सोच, साइकोलॉजी का कनेक्शन बताया है। अगर आप पैसे को लेकर कुछ ज़मीनी चीज़ें सीखना और समझना चाहते हैं तो आप इस किताब को बेशक पढ़ें, पर आपका भाई है ना इधर आपकी एनर्जी बचाने के लिए। इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, हिंदी बुक शेल्फ आपका अपना चैनल, जिसमें मिलेगा आपको सारी बेहतरीन किताबों का हिंदी वर्जन, हिंदी ट्रांसलेशन बहुत ही आसान भाषा में। तो चलिए शुरू करते हैं। किताब की कुछ मुख्य बातें हैं दोस्तों। सबसे अच्छी बात, मनी, बिजनेस, फाइनेंस से जुड़ी किताबें अक्सर लोग इसलिए पढ़ने से बचते हैं क्योंकि वो काफ़ी जटिल भाषा में होती है। या तो बहुत टिपिकल इंग्लिश होगी या बहुत टिपिकल हिंदी होगी। मगर साइकोलॉजी ऑफ मनी के लेखक ने बड़ी आसानी और बड़ी आसान भाषा में समझा है। किताब की 19 छोटी छोटी कहानियों के ज़रिए मनी से जुड़ी कई बड़ी बड़ी बातों को समझाया गया है नीचे। और मैं इस किताब के सिर्फ 11 पॉइंटों को लेके हम बात करेंगे, जिक्र करेंगे, जिसमें कि इस पूरी किताब का निचोड़ इस पूरे वीडियो में, ऑडियो बुक में, समरी में निकल के आ जाएगा। पॉइंट नंबर 1, पैसा नहीं उसे लेकर आपका रवैया मायने रखता है। मॉर्गन एक कहानी बताते हैं कि कैसे एक अमेरिकी सफाई कर्मी जो झाड़ू पोंछा लगाता था, एक अपने पैसों को स्मार्ट इन्वेस्ट करके वो एक करोड़पति बन गया 10-20 सालों में। वहीं दूसरी तरफ एक मोटी सैलरी कमाने वाला, बहुत बड़ी कंपनी में काम करने वाला CEO लेवल का, अपने पैसे के गलत रवैये की वजह से बैंकरप्ट हो गया, सड़क पे आ गया, सब कुछ बिक गया उसका। तो पैसे के तरफ आपकी कैसा रवैया है, कैसा बिहेव करते हो आप उसके संग, ये बहुत मैटर करता है। पॉइंट नंबर 2, हर किसी के लिए पैसे के मायने अलग होते हैं। कुछ लोगों के लिए जिनके पास रहने के लिए घर नहीं है, बिल्कुल भी छोटा सा घर नहीं है, किराए पर रह रहे हैं, उनके लिए अगर वो 30,000 भी कमा रहा है तो उसके लिए वो मेन प्रायोरिटी होगी कि वो घर ले ले। वहीं दूसरी तरफ किसी कंपनी के एग्जीक्यूटिव या अधिकारी लेवल जिसकी सैलरी 2 लाख रुपए महीना होगी, वो उसमें भी नाखुश है। कुल मिलाकर आप कितना ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं आपकी खुशी नहीं तय करता, बल्कि आप किस माहौल से, किस परिवेश से आ रहे हैं उस पर निर्भर करता है। तीसरा पॉइंट, कितना पैसा काफ़ी होता है, क्वेश्चन मार्क लगा दिया है इस पर लेखक ने। हम सभी को लगता है कि हम पैसे के लिए काम करते हैं, जिस दिन काम भर पैसा मिल जाएगा काम करना बंद कर देंगे। हम सब यही सोचते हैं, है ना। लेखक एक नामी जालसाज बर्नी मैडॉफ, जिसने एक बहुत बड़ी पोंजी स्कीम, मतलब एक फ्रॉड किया था, स्कीम चलाई, जिस उसका उदाहरण बताकर ये बता रहे हैं लेखक कि ऐसा सोचना बिल्कुल गलत है। सच ये है कि मैडॉफ पहले से एक बहुत बड़े सफल बिजनेसमैन थे, करोड़पति अरबपति था वो। मगर इसके बाद भी उन्होंने धोखे से पैसा कमाने के लिए पोंजी स्कीम चलाई। उन्हें जितने पैसे की ज़रूरत थी उतना वो अपने कारोबार से बड़े आराम से कमा रहे थे और कमाते रहते, लेकिन लालच के चक्कर में उन्होंने सब कबाड़ा कर दिया। मैडॉफ की कहानी सुनकर ये समझ सकते हैं कि आप दुनिया के सबसे अमीर बन जाने के बाद भी ज़रूरी नहीं है कि संतुष्ट हों। लेखक अपनी भाषा में इस किताब में समझा रहे हैं कि आपको मालूम होना चाहिए कि आपको असल में एक सुकून भरी ज़िंदगी जीने के लिए कितने पैसे की ज़रूरत है। ये बहुत बड़ा और बहुत ही इंपॉर्टेंट और मेरा फेवरेट पॉइंट है। चौथा पॉइंट आता है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। ये आपने कई जगह सुना होगा कि कैसे पैसा अपने आप को मल्टीप्लाई करता है, अच्छी इन्वेस्टमेंट करें आप तो। ये 8th वंडर कहा गया है। तो वॉरेन बफे को भले ही अब तक के सबसे महानतम निवेशकों में गिना जाता है, मगर सच ये है कि उनकी 99% जायदाद, 99% उनकी जो टोटल वेल्थ है 50 साल की उम्र के बाद बनी। बुफे के पास इतनी संपत्ति होने का क्रेडिट जाता है कंपाउंडिंग को। उन्होंने अपने पैसों को इतने अच्छे तरीके से कंपाउंडिंग किया जो उसको 50 साल के बाद उनके जो, जैसे 50 रुपये 60 रुपये उन्होंने, फॉर एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको, इन्वेस्ट करते गए, मल्टीप्लाई होता गया, तो 50 साल की उम्र के बाद जो उनकी असली वेल्थ नज़र आई, तो 99% वेल्थ 50 साल की उम्र के बाद आई। और हम सोचते हैं कि हम देखा जाएगा बाद में क्या होगा, इन्वेस्टमेंट करके क्या करेंगे। 5वां पॉइंट, अमीर होने और अमीर बने रहने में बहुत फ़र्क है। अमीर होने के बहुत सारे रास्ते हैं, मगर अमीर बने रहने का सिर्फ एक ही रास्ता है, और वह है सोच समझ कर खर्च करना। यस, आप पैसे के संग कैसा बर्ताव कर रहे हैं। पैसे को आप उड़ा रहे हैं, जला रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं, या उस पैसे को आप वॉरेन बफे की तरह इन्वेस्ट करके बढ़ा रहे हैं।
छठा पॉइंट, बिना सोचे समझे रिस्क नहीं लें। मार्केट में हज़ारों कंपनियों के शेयर मिल रहे हैं, मगर इनमें से गिने चुने शेयर ही काफ़ी वाकई आपको अमीर बना सकते हैं। बदकिस्मती से इन्हें ढूंढना मुश्किल है। इसके लिए आप इंडेक्स फंड खरीद सकते हैं और काफ़ी हद तक एक औसत मुनाफा कमा सकते हैं, जो कुछ नहीं कमाने से तो बेहतर है। यस, ज़्यादा रिस्क लेने से बढ़िया है कैलकुलेटेड रिस्क लिए कुछ ज़्यादा शॉर्ट और स्मॉल कैप जो फंड्स हैं और जो स्टॉक्स हैं उनको लेने से बचिए। रातों रात करोड़पति कोई नहीं बनता, पैसे बर्बाद हो जाते हैं। 99% लोग जब अपना पैसा हारते हैं तो 1% आदमी उस दिन 3 बजे से पहले वो अमीर होके जाता है। तो बहुत बड़ा रिस्क है इसमें। 7वां पॉइंट, इतिहास हमेशा खुद को नहीं दोहराता। निवेशक हमेशा बाजार का अनुमान लगाने के लिए इतिहास के पन्ने पलट कर देखते हैं। ये बहुत बड़ी गलती है, मिस्टेक है, एज़ पर माई अंडरस्टैंडिंग, और लेखक भी यही कह रहे हैं, मगर ऐसा नहीं है। इतिहास की भाषा में एक अप्रत्याशित और असामान्य घटनाओं का एक दस्तावेज है। यस, आप अगर अप्रत्याशित घटनाओं को दोबारा होने का अनुमान लगा रहे हैं तो इसे बेवकूफ़ी कहा जाएगा। मिसाल के तौर पर अमेरिका हर 4 साल में मंदी का सामना करता है, मगर 15 सालों से ज़्यादा समय बीत जाने के बाद भी वहाँ मंदी जैसा कोई चीज़ नहीं दिखाई दे रही। तो हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ हर जगह काम नहीं करती भाई साहब, कि एक चीज़ सुन ली कि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, तो वो शेयर मार्केट और इन्वेस्टिंग में काम नहीं करती। 8वां पॉइंट, आत्ममुग्ध होने की ज़रूरत नहीं है। दुनिया लगातार बदल रही है। आज जो चीज़ चल रही है वो ज़रूरी नहीं है कि आगे भी चले। इंडेक्स फंड भी 50 साल पुराने हैं। US 401 के भी 43 साल पुराना है। वेंचर कैपिटलिस्ट 26 साल पहले आया था। बिटकॉइन, उसका तो जिक्र भी क्या करना। कुल मिलाकर ये समझा जा सकता है कि आज जिस चीज़ का ट्रेंड है ज़रूरी नहीं कि हमेशा वही रहेगा। खुद को हमेशा बदलाव के लिए तैयार रखें। यस, पैसे के बदले 9वां पॉइंट, पैसे के बदले समय मिलता है। पैसे के बदले समय मिलता है। आज हम जो पैसा लगाते हैं उसे पैसिव इनकम जनरेट होती है। यस, जो एक समय के बाद आपकी सैलरी से ज़्यादा हो सकती है। ऐसा होने पर आप आराम से नौकरी छोड़ सकते हैं और आपका दिल जो करना चाहे, जो आपका पैशन है, उसे फॉलो कर सकते हैं। आपको पैसे के लिए किसी की नौकरी करने की ज़रूरत नहीं होगी। फाइनेंशियली फ्री हो जाएंगे आप। इसलिए पैसे के बदले समय मिलता है भाई साहब। समय से पैसा तो मिलता ही है, पैसे के बदले भी समय मिलता है। बहुत ध्यान से सोचिएगा, इस पॉइंट को दोबारा सुन सकते हैं रिवाइंड करके। 10वां पॉइंट, संपत्ति वो है जो नज़र नहीं आती है। आप लोगों को ये कहते हुए सुना होगा कि काश मैं करोड़पति होता, मगर असल में उनके कहने का मतलब होता है कि मैं काश 1 करोड़ रुपए खर्च कर पाता। लेकिन असल में अगर आपको 1 करोड़ मिले, आप उसे पूरी तरह खर्च कर दें, तो आपकी ये आदत आपको जल्दी ही कंगाल बना सकती है। तो अगली बार जब किसी की महंगी गाड़ी या महंगे अपार्टमेंट में रहते हुए देखें या महंगे कपड़े पहनते हुए देखें, तो ये ज़रूर समझ लें कि वो अमीर नहीं बल्कि अमीर होने का दिखावा कर रहा है। आप लोगों की अमीरियत तो देख सकते हैं, मगर उनके खाते में असल में कितने पैसे हैं इसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते। इसलिए बेहतर होगा कि आप किसी की संपत्ति भर देखकर उसे प्रभावित ना हों। यस, 11th एंड लास्ट पॉइंट, कोई भी बेवकूफ़ नहीं है। दोबारा बोल रहा हूँ, कोई भी बेवकूफ़ नहीं है। जब भी आप कोई शेयर खरीदते हैं या कोई भी इन्वेस्टिंग करते हैं, FD में पैसा जमा करते हैं, कुछ भी, तो याद रखें कि किसी ने वो शेयर बेचा है। इसका मतलब है कि जब कोई शेयर खरीदते हैं तो आप उसे सस्ता समझ रहे होते हैं, मगर दूसरी तरफ वही स्टॉक बेचने वाले के लिए महंगा होता है। कुल मिलाकर हम कहना ये चाहते हैं कि लोगों को हमेशा यही लगता है कि वो बढ़िया डील कर रहे हैं, मगर उस वक्त के लिए हो सकता है ये अच्छी डील हो भी। मिसाल के तौर पर आज से 20 साल पहले किसी ने अमेज़ॉन के शेयर लिए होंगे, तो वो इस समय 2600% 2600 टाइम्स 2600% का फ़ायदा उस आदमी को दिए बैठे होंगे। मगर किसी के लिए अमेज़ॉन का शेयर इस लेवल पर वाजिब लगेंगे क्योंकि वो एक ई-कॉमर्स कंपनी के तौर पर अमेज़ॉन का बिज़नेस का अंदाज़ा लगा रहा होगा कि अभी कितनी बड़ी कंपनी हो गई अमेज़ॉन। पर आज से 20 साल पहले 30 साल पहले अमेज़ॉन में एक स्टार्टअप होगा, जिसने उसमें पैसा लगाया होगा, उसका दिन दुगनी रात चौगनी हो गई होगी पेशेंस से जिसने इसको वेट किया होगा। तो भाइयों और दोस्तों, इस किताब का निष्कर्ष ये है, द साइकोलॉजी ऑफ मनी को हर उस इंसान को पढ़ना चाहिए जो निवेश करना चाहता है या कर रहा है। किताब पर्सनल फाइनेंस से लेकर इन्वेस्टिंग तक और फाइनेंशियल डिसीजन तक के बारे में बहुत डिटेल में
बहुत ही आसान भाषा में बात करती है। हम में से कई लोग पैसे की खुशियों में मापते हैं, मगर किताब इस मानसिकता के सिरे से गलत साबित करती है। साथ में वो पैसे को लेकर कैसे बिहेवियर रखना है ये भी बताती है। कितने भी बुक रिव्यू लिख दिए जाएं, मगर मेरा मानना है कि इस किताब की सीख इसे पढ़कर ही समझ में आएगी। यस, मैंने इस किताब को एक बहुत आसान भाषा में और 10-11 पॉइंटों में समेट दिया है, लेकिन इसको अपने ब्लड में, माइंड में, ब्रेन में उतारने के लिए, अपनी आत्मा में उतारने के लिए, इन बिहेवियर्स को, साइकोलॉजी ऑफ मनी के मॉर्गन हाउसल की बात को समझने के लिए आपको ये किताब पढ़नी पड़ेगी। हिंदी में भी अवेलेबल है, इंग्लिश में भी अवेलेबल है, जहाँ से चाहे पढ़ लीजिए। थैंक यू दोस्तों। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के संग शेयर करिएगा, उनकी नॉलेज बढ़ाने के लिए, उनकी गंदी आदतें छुड़ाने के लिए। और अगर आपको पसंद आया है मेरा ये वीडियो तो उसको लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए मेरा चैनल। मैं दोबारा लौटूंगा ऐसे ही किसी अच्छी बुक को अपनी साधारण भाइयों वाली भाषा में लेके। तब तक के लिए मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।